राजनीतिक गलियारे में किसकी सत्ता होगी, फिलहाल ये चर्चा का विषय नहीं है। विषय ये है कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी और चर्चा का प्रमुख केंद्र है परिसीमन अर्थात डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन को साफ और सरल शब्दों में समझें तो ये एक प्रक्रिया है जो ये तय करती है कि किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश को उनकी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा या राज्य विधानसभा में कितनी सीटें मिलेंगी। अब सवाल ये उठता है कि 2026 में परिसीमन अचानक चर्चा में क्यों है। देखो, डिलिमिटेशन जनसंख्या के आधार पर कार्य करता है और हर 10 साल में जनगणना होती है। अभी 2021 में जनगणना होने वाली थी जो कि कोविड के चक्कर में पोस्टपोन्ड हो गई और अब होने वाली है, जो ये तय करेगी कि किसी राज्य या यूनियन टेरिटरी को उसकी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा में कितनी सीटें मिलेंगी। अच्छा, यूनियन टेरिटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। अभी भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें सभी में राज्य विधानसभाएं नहीं हैं, केवल 3 दिल्ली, पौंडीचेरी और जे.एंड.के में राज्य विधानसभाएं हैं। तो यहाँ पे परिसीमन राज्य विधानसभा और लोकसभा दोनों के सीटों के लिए एप्लीकेबल होगा, बट जहाँ राज्य विधानसभाएं नहीं है वहां पर परिसीमन लोकसभा के सीटों के लिए एप्लीकेबल होगा। इट मीन्स यूनियन टेरिटरी के एस्पेक्ट से परिसीमन लिमिटेड एप्लीकेबल होगा। ओके, बैक टू द पॉइंट। जनगणना के पश्चात पार्लियामेंट डिलिमिटेशन एक्ट के तहत डिलिमिटेशन कमेटी गठित करेगी जिसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज इसके चेयरपर्सन होंगे और चीफ इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन इसके मेंबर होंगे। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका रेफरेंस आर्टिकल 82 के तहत लोकसभा के लिए और आर्टिकल 170 के तहत राज्य विधानसभाओं के लिए किया गया है। डिलिमिटेशन कमीशन के डिसीजंस इतने पावरफुल होते हैं कि इसको कानून के समान इंपॉर्टेंस दिया गया है और इसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके साथ ही ना तो लोकसभा में ना ही राज्य विधानसभाओं में इसके डिसीजन को लेके किसी भी तरह का रिफॉर्म किया जा सकता है। चलो, ये सब तो ठीक है कि जनगणना होने वाली है, परिसीमन आयोग का गठन होने वाला है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों में वृद्धि होगी, इट मीन्स रिप्रेजेंटेशन बढ़ेंगे। तो ये तो अच्छी बात है। तो समस्या क्या है? एक्चुअली लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को 1971 के जनगणना के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 2001 तक के लिए स्थिर कर दिया गया था। इट मीन्स उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना था। 2001 में अगेन 84वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 2026 तक के लिए स्थिर कर दिया गया। आप जिस भी राज्य को बिलोंग करते हो, वहां की जो भी लोकसभा की सीटें हैं और राज्य विधानसभा की सीटें हैं वो 1971 के जनगणना के आधार पर डिसाइड थी। अब 2026 में जनगणना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया आरंभ होगी और इन्हीं परिवर्तन की संभावनाओं के साथ नॉर्थ और साउथ के रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा गहराता जा रहा है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के अधिक जनसंख्या वाले राज्य लाइक यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान को अधिक सीटें मिल सकती हैं और साउथ इंडिया के कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर बहुत अच्छा परफॉर्म किया गया, उनको जनसंख्या कम होने की वजह से सीटें कम मिल सकती हैं। एक तो ये मुद्दा है और दूसरा मुद्दा है महिलाओं के आरक्षण को लेके। 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 33% सीटें रिजर्व कर दी गई सो दैट इन सदनों में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़े। लेकिन ये निश्चित किया गया कि इसका इम्प्लीमेंटेशन इस डिलिमिटेशन के बाद होगा। अब हाल ही में पार्लियामेंट के सेशन में 131वां संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाया गया सो दैट कि आरक्षण के बिल को अगले चुनाव से प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुमत की कमी के वजह से ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। अब इन्हीं कारणों से राजनीतिक गलियारे में परिसीमन चर्चाओं का केंद्र है। कुल मिलाकर जो इस परिसीमन का इम्पैक्ट नेक्स्ट इलेक्शन पर पड़ने वाला है और ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और तो ऐसे में ये बेहद आवश्यक है कि
डिलिमिटेशन की प्रक्रिया में जनसंख्या के अलावा और भी फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए, सो दैट नॉर्थ साउथ के कंफ्लिक्ट को रिड्यूस करते हुए विमेन रिजर्वेशन को स्ट्रांगली इंप्लीमेंट कर 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई किया जा सके।